Hello students, today I am going to start 11th class physics 6th chapter work energy and power का important part कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और आप इस वीडियो में ये भी देखेंगे डेफिनेशन होंगी, एग्जाम्पल्स होंगे और साथ में ये भी आपको समझ में आएगा कि कोई भी फोर्स कब कंजर्वेटिव बनता है और कब नॉन कंजर्वेटिव बनता है। तो ये वीडियो के अंत तक आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप कैसे पहचानोगे। देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन बोर्ड के प्लेन पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं। आप इनको देख के क्या कह सकते हैं कि विच वन इज़ कंजर्वेटिव एंड विच वन इज़ नॉन कंजर्वेटिव। तो इसके लिए आपको मेथड सीखना होगा और मेथड सीखने के बाद ही आप कह पाओगे विच वन इज़ कंजर्वेटिव एंड दिस वन इज़ नॉन कंजर्वेटिव। सो वीडियो आप एक शॉर्ट में देखें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और कंप्लीट देखें जिससे ऐसी प्रॉब्लम आपकी कोई रह ना जाए। और यकीन मानिए, पूरा वीडियो देखने के बाद आप कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के मास्टर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल। व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। कब कहोगे फोर्स कंजर्वेटिव? कब होगा? A force is said to be conservative if work done by such force, इस force के थ्रू, by such force, work done by such force depends only, वो depends only, such force depends only। मैं लिखता हूँ इसको ब्लैक पेन से, देखिए, such force work done by such force depends only initial and final position. Such force is said to be conservative force if work done by such force depends only initial and final position, not on path followed। आपको समझ में आया होगा कि उस फोर्स को आप कंजर्वेटिव बोलोगे जिसका वर्डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता हो, नॉट ऑन पाथ फॉलोड। एन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स for a closed path is always zero। बिल्कुल याद रखोगे, always zero। क्या होता है? एक क्लोज पाथ के लिए जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन होता है वो हमेशा जीरो होता है। इसको नोट करके रखिए, हमेशा जीरो होता है। क्या होता है? फॉर अ क्लोज पाथ। ये डिफरेंस है किसमें? कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, जरा देखिए। जो एग्जाम्पल्स होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, स्प्रिंग फोर्स, etc। दीज आर द फोर्सेस विच आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो आपसे कोई पूछता है एग्जाम्पल बताइए कंजर्वेटिव फोर्सेस के, तो आप बोलोगे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं बताने के लिए। एक चीज़ और, आपने क्या देखा कि जो इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे डिपेंड करता है। मतलब अगर कोई बॉडी यहाँ से ए से बी तक जाए, उसका एक रास्ता जाने का क्या है? 1। और कोई बॉडी ऐसे होके जाए, इस रास्ते से होके जाए, तो इसका मतलब रास्ता हो गया ये 2। ये सेकंड वे हो गया। थर्ड वे हो सकता है ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे जाए, ठीक है, तो ये हो गया थर्ड वे। तो आप देख के आ रहे हो कि जो वर्डन होना चाहिए कंजर्वेटिव के अकॉर्डिंग, कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन कहती है कि उसे पाथ से कोई मतलब बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या हुआ कि जो वर्डन फर्स्ट पाथ का होगा, वर्डन सेकंड पाथ का होगा, वर्डन थर्ड पाथ का होगा,
वो मस्ट भी सेम होना चाहिए, तभी फोर्स कंजर्वेटिव होगा। क्या मतलब समझे कि अगर किसी की बॉडी पे कोई फोर्स लगा है और उस बॉडी की वजह से बॉडी डिस्प्लेस हुई फ्रॉम हियर टू हियर, चाहे वो इस रास्ते से होके यहाँ आए चाहे इस रास्ते से होकर के यहाँ आए, वर्डन मस्ट बी सेम, तभी फोर्स कंजर्वेटिव होगा। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर भी कर देता हूँ। ओके, तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, डेफिनेशन है, एग्जाम्पल्स हैं, और ये थोड़ा सा लेआउट है जिससे आपको समझना है किसी भी फोर्स को कंजर्वेटिव तब कहेंगे जब उसके थ्रू जो वर्डन होगा डिफरेंट पाथ पे डिपेंड ना करे, मतलब डिफरेंट पाथ से आइए तो वही वर्डन होगा जो डायरेक्ट आप जाओगे, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड होना चाहिए, तब आप बोलोगे कि वो जो फोर्स है वो होगा कंजर्वेटिव। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। कंजर्वेटिव, आप हमेशा याद रखोगे कि कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू जो वर्डन होता है फॉर अ क्लोज पाथ ऑलवेज जीरो होता है। मैं आपको एक बात और क्लियर करूंगा कि आपके माइंड में ये बात होगी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पर वर्डन होता है जीरो। ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, इसमें थोड़ा सा मिसकंसेप्ट है। हाँ, जीरो होता है, बट किस फोर्स की वजह से जीरो होता है, इंपॉर्टेंट बात ये है। ऐसा नहीं कह सकते कि वर्डन जीरो हमेशा होता है। हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स में जीरो होगा, बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पर वर्डन जीरो नहीं होगा। मैं आपको रियलाइज़ कराऊंगा। फिलहाल अभी देखते हैं कि जैसे कोई बॉडी है और बॉडी यहाँ इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाती है। कहाँ जाती है? पॉइंट बी पर। अगर हम किसी बॉडी को यहाँ से लेके जाएं, बॉडी ए को यहाँ से लेके जाएं, ठीक है, कहाँ से लेके जाना है मुझे? इसको लिफ्ट अप करना है इस पॉइंट तक लिफ्ट अप करना है। यह हमारे पास बॉडी एम है, इस बॉडी को लिफ्ट अप करना है। तो मैं क्या देख रहा हूँ? इस बॉडी को, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? मैंने कहा ये डिस्प्लेसमेंट है h। मुझे बॉडी को h हाइट लिफ्ट अप करना है। अब जरा देखिए, यहाँ पर ग्रेविटी अपना वर्क करेगी। क्या करेगी? ग्रेविटी फोर्स वर्क करेगी। तो इस पर ग्रेविटी का फोर्स कितना लगेगा? वो लगेगा mg। ये कौन सा फोर्स हुआ? ये हुआ fg। इसको आप बोलोगे ग्रेविटी का फोर्स fg, ग्रेविटी फोर्स हो गया। ये नीचे लग रहा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा, ठीक। तो वर्डन ए टू बी कितना होगा? आप देखिए, जो वर्डन आएगा, वर्डन कहाँ से कहाँ? ए टू बी जो वर्डन आएगा वो कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए जरा सा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एन एंगल, ये तो होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा, फोर्स नीचे लग रहा, दोनों के बीच में एंगल 180। देखिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा ऊपर, कितना हो रहा? h, फोर्स नीचे, एंगल यहाँ पे कितना आएगा? थीटा की वैल्यू 180 आएगी। कब? जब आप इसको ऊपर डिस्प्लेस कर रहे होंगे, जब s कहाँ लग रहा होगा? ऊपर। उस कंडीशन पे यहाँ वैल्यू कितनी होगी? f की वैल्यू हो गई mg और s की वैल्यू हो गई h, थीटा की वैल्यू हो गई cos 180। तो आपने देखा आंसर आया mg h आ गया। क्लियर हो गई बात? अब देखो, अब मुझे बॉडी को, m मास की बॉडी को b से a तक लाना है। क्या लाना है? b से a तक। तो वर्डन क्या होगा? वर्डन कहाँ से कहाँ? b टू a। फिर फॉर्मूला लगेगा f इंटू एस इंटू कॉस थीटा। फिर देखिए, अब बॉडी भी नीचे आ रही, फोर्स भी नीचे आ रहा है। इसका मतलब है इस साइड की जो कंडीशन होगी, यहाँ जो s होगा, s वो नीचे आ रहा है, तो मतलब यहाँ जो थीटा होगा वो जीरो हो जाएगा जब नीचे, क्योंकि बॉडी पे अब क्या होगा? बॉडी का जो वेट होगा, जो ग्रेविटी का फोर्स होगा, वो कहाँ लगेगा? mg, नीचे लगेगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे आप, वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? f की वैल्यू हो गई mg। देखिए वेट इस पे नीचे लग रहा है, आप इसको नीचे ला रहे हो आप, तो ये नीचे लग रहा, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा, मतलब दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में हो गई। अब जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब एंगल जीरो हो गया। तो मैंने एंगल जीरो लिख के दिखाया आपको। अब जरा देखिए, नीचे आ रहे हैं, तो mg इंटू एस इंटू कॉस, एस की जगह पे कितना है? h है, यहाँ से h लिखना था आपको, ये h हो गया, ये हो गया कॉस जीरो,
और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से आंसर आया 1। आपने क्या देखा कि जो WBA मिल गया आपको ये, और यहाँ से मिला था WAB मिल गया। अब जरा क्लोज पाथ के लिए देखिए जरा सा, क्लोज पाथ यहाँ से गए और वापस आए, वर्क डन फॉर क्लोज पाथ, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, और ग्रेविटी फोर्स कैसी है, कंजर्वेटिव है, तो मैंने लिखा कंजर्वेटिव फोर्स, मैंने लिख दिया CF, ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ क्लोज पाथ, फॉर क्लोज्ड पाथ। क्लोज पाथ का मतलब ये हुआ कि आप देखोगे WAB प्लस WBA, क्या देख रहे हो, ये है AB माइनस MGH और दूसरा वाला है MGH। क्लियर, दोनों का सम कितना आया 0। और डेफिनेशन में आपने क्या लिखा कि वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे स्प्रिंग फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, उसके द्वारा अगर काम किया जा रहा है, वर्डन किया जा रहा है क्लोज पाथ में, जहाँ से चले वहीं वापस आ जाएं, तो एक चीज़ तो माइंड में क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब यहाँ से चले थे वापस वहाँ आ गए। हम सोच सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्डन 0 होगा, ये अभी समझ में आ रहा है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए फील भी हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्डन 0। डेफिनेशन में लिखा था इसलिए मैंने आपको टैली करा दिया कि डेफिनेशन जो लिखी है आपने कि वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0। मैं फोकस कर रहा हूँ इस बात पे, आपको समझना होगा कि कितनी इस बात में दम है। कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू जो वर्डन होगा फॉर अ क्लोज पाथ हमेशा 0 होता है, इसको आपने माइंड में आपको स्टोर करना है। ये एग्जाम्पल हो गया। अब मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ कि पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये पाथ पे बिल्कुल नहीं कर रहा है। आप इस रास्ते गए, ठीक है, वापस आए, उसको क्या मतलब है, उसको तो डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, कितना है डिस्प्लेसमेंट 0 है, वर्डन 0 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके बेटा, मैं लेता हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए ये आपके पास एक फिगर है, इस फिगर को ज़रा देखिए ध्यान से। ये एंगल आपके पास थीटा है, मतलब ये कोई प्लेन है जो थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई एक ब्लॉक रख दिया m मास का, क्या रख दिया, m मास का एक ब्लॉक रख दिया। अब आपको क्या करना है, इसको ले जाना है, यहाँ से यहाँ ले जाना है, ठीक है, यहाँ तक ले जाना है। चाहते हो आपकी यहाँ से यहाँ पहुँच जाइए, और इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है, L है, ठीक। आप चाहते हो कि A पॉइंट से ये B रास्ते हैं और C पे पहुँच जाए, मतलब यहाँ पे आपको पहुँचाना है, ठीक। तो आपके पास दो रास्ते हो गए, या तो आप इस रास्ते को फॉलो करके जाइए, यहाँ पहुँच जाइए, ठीक, या फिर इस रास्ते को फॉलो करके जाइए। तो एक रास्ता आपके पास क्या हो गया, A to C हो गया, ठीक। दूसरा क्या हो गया, ABC हो गया। आप दोनों रास्तों से जाइए। अगर वर्डन सेम आ जाए दोनों रास्तों से, तो आप कहोगे कि वर्ड जो फोर्स होगा जिसके थ्रू ये वर्क हो रहा होगा वो कंजर्वेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी पे काम कर रहा है कौन सा फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स, ठीक है। तो इस पर ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, तो इस पर ग्रेविटी का फोर्स कितना है, वो है mg। क्लियर। तो जब भी बॉडी आगे जाती जाएगी, वेट नीचे लगता जाएगा, बॉडी यहाँ तक गई। अगर बॉडी इस रास्ते से जा रही होती, किस रास्ते से, इस रास्ते से, तो मैं वर्डन निकाल सकता हूँ। कैसे, देखिए यहाँ जा रहे हो तो मतलब क्या होता है, हमें तो क्या चाहिए, वर्डन A to C। क्या निकालना है मुझे, वर्क डन A to C किसके थ्रू हो रहा है, बाई ग्रेविटी फोर्स। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स, अगर वर्क डन सेम आया तो मैं बोल दूंगा कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स कंजर्वेटिव है। देखिए यहाँ से कितना आया, वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स इन पाथ, कौन सा पाथ आप ले रहे हो, A to C, ये ले रहे हो।
तो डब्ल्यू ए सी जो आएगा वो क्या आएगा, फोर्स आएगा, क्लियर। फिर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा और एंगल आएगा। इतनी चीज़ें आपको समझ के यहाँ पे लिखना है। अच्छा देखिए फोर्स कितना है, वो है mg जो लग रहा है इस पे डाउनवर्ड। फिर डिस्प्लेसमेंट कितना, l, कितना यहाँ पे l है। अब थीटा देखिए, थीटा जो एंगल होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का होता है। इसका मतलब एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक होना चाहिए। ये एंगल 90 है, 90 हो गया तो 90 प्लस थीटा आ जाएगा यहाँ से, तो कॉस 90 प्लस थीटा आ गया, क्लियर। अब ये 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90, 90 चेंज होता है, ठीक है। कॉस चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस चेंज हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसको चेंज कर लीजिए आप, कॉस थीटा को यहाँ पे। अब ये चेंज हो जाएगा तो कितनी वैल्यू यहाँ से आपको मिलने वाली है। देखिए आपको क्या चाहिए था, आपको ये चाहिए था, क्या है यहाँ पे एल मालूम था, यहाँ पे आपने वैल्यू चेंज कर दी तो कॉस 90 प्लस थीटा, 90 जैसे ही आपने चेंज किया, ठीक है, 90 में ऐड किया, कितना ऐड किया, थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी चेंज होने वाली है, साइन कॉस में चेंज होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से, ये वैल्यू आप यहाँ से चेंज करोगे तो चेंज करने पे बेटा आपको क्या मिल जाएगा। देखिए यहाँ से आपने चेंज किया एग्जैक्टली, आप देखिए थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से थीटा था प्लस 90 था तो कॉस 90 प्लस थीटा हुआ। अब कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, अगर नहीं आता तो इसका मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखनी पड़ेगी। आप सीखोगे ट्रिग्नोमेट्री तभी तो ये आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो क्या मिल गया MGL। इसकी पूरी की जगह पे क्या आ गया, ये आ गया साइन थीटा। तो MGL साइन थीटा आपको मिल गया। आज जरा देखिए वर्क डन निकालिए आप, वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स इन पाथ, कौन से रास्ते से जाओगे, अब जाओगे इस रास्ते से A to B to C, मतलब A to B to C जाओगे, फिर भी यहीं पहुंच जाओगे। तो मुझे ये दिखाना है कि दोनों रास्तों में वर्क डन सेम आता है। इसका मतलब ये जो फोर्स है वो क्या होगा, कंजर्वेटिव। इसको देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ से, ये लिखना है मुझे पहले वर्क डन क्या होगा, वर्क डन A to C होगा, A to C होगा, लेकिन किसके थ्रू होगा, A to C है वाया B। ऐसा सुना होगा कि ट्रेन जाएगी लखनऊ वाया बछरावा, तो आप ये समझ सकते हो कि A से रायबली से लखनऊ जाने वाली ट्रेन वाया बछरावा जा रही है, तो ये बछरावा होते हुए जा रही है। कितना आ गया, ठीक है। आप देखोगे यहाँ से तो पहले आप निकालोगे वर्क डन A to B प्लस वर्क डन B to C, दोनों निकालोगे। आप दोनों ऐड भी कर लोगे, कितना आएगा जरा देखिए। A to B की बात करो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, तो आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए यहाँ से देखोगे तो ये L है, ये थीटा है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए ये निकालना है, ये निकालना है, ये मालूम है, थीटा मालूम है, तो यहाँ से आ जाएगा L साइन थीटा। अब मैंने कैसे लिख दिया, ये सोचना है आपको कि साइन थीटा अगर ले लेंगे तो आप ये निकाल पाओगे कैसे। आप देखिए साइन थीटा ले लेंगे यहाँ से, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा परपेंडिकुलर, मतलब BC अपॉन हाइपोटेनस, मतलब L आ जाएगा। हाइपोटेनस का मतलब हो जाएगा AC, AC का मतलब BC अपॉन L। तो यहाँ से जो BC की वैल्यू होगी वो L साइन थीटा के इक्वल आ जाएगी, क्लियर। ऐसा ही अगर यहाँ ये निकालना चाहते तो आप निकाल सकते थे, क्या कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस आता AB अपॉन AC, तो ये आ जाता, तो AB अपॉन AC की मतलब L, तो AB की वैल्यू यहाँ से मिल जाती L कॉस थीटा, क्लियर। तो मतलब आपको ये तो मालूम है, फोर्स मालूम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ मालूम है FS, यहाँ पे क्या आएगा कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी 90 प्लस, इसकी ज़रा बात करिए FS और क्या आएगा BC। देखिए BC ऊपर है,
mg नीचे लगेगा हर जगह, इस पे भी नीचे लगेगा, इस पॉइंट पे भी नीचे लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये है। तो एफ एस कॉस क्या आएगा, एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। ये वेट नीचे लग रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और फोर्स नीचे लग रहा होगा। ये ऊपर लग रहा होगा और एस ऊपर हो रहा है। एफ नीचे है, एफ ऊपर है, यहाँ पर एस इधर है और फोर्स नीचे है, ठीक है। तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है कि वो जीरो आ ही जाएंगे। अब यहाँ से क्या आया, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 180, कितना 180। जा देखिए एफ की वैल्यू कितनी है mg, एस की वैल्यू कितनी है इस लाइन के लिए, वो है आपके पास एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, और कॉस 90 की वैल्यू 0 है, प्लस एफ की वैल्यू mg, एस की वैल्यू एल साइन थीटा, कॉस 180 की वैल्यू -1, ये वैल्यू यहाँ से पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो गई, 0 प्लस यहाँ आगे से कितना आएगा, ये आएगा -mgl साइन थीटा, मतलब पूरी वैल्यू मिल गई -mgl साइन थीटा। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वर्डन आया है वो आया है A to C बाया V। तो इसका मतलब चाहे हम जाएं A to C या जाएं हम A से C वाया B, दोनों में वर्डन सेम आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव है। हेंस क्या लिख सकते हैं, हेंस आप क्या देख रहे हो, हेंस WAC इज इक्वल टू WA to C वाया V इज इक्वल, देयरफॉर gravity force is conservative। कंजर्वेटिव फोर्स, इस तरह से आप बता सकते हो कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव होगा और कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होगा। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। हम लेते हैं नेक्स्ट, जिसमें समझेंगे कि क्या होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बहुत आसान है और आपको ये फील भी हो जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन करोगे आप। देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, आप पढ़ चुके हो। अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव, अ फोर्स is said to if work done by such force not depend upon initial and final position, not depend upon initial and final position, but depend upon path followed। दोनों में डिफरेंस यही है, but depend upon path followed। कंजर्वेटिव में आपने क्या देखा था कि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता था, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता था। जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है, नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मैंने एन लिख दिया, आप समझ जाओगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ क्लोज्ड पाथ नेवर बी जीरो, कभी जीरो नहीं होगा, नेवर बी जीरो।
अगर होता फोर्स कंजर्वेटिव तो उसका वर्क डन क्लोज पाथ के लिए हमेशा जीरो होता है, बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये कंडीशन अप्लाइड नहीं होती। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कभी भी क्लोज पाथ के लिए वर्क डन जीरो नहीं होगा, वो मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। देखिए इसका एग्जाम्पल पहले आप नोट करोगे। एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे फ्रिक्शन फोर्स बहुत फेमस होता है, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस। तो ये एग्जाम्पल हो गया, आप नोट कर लोगे, आपको समझ में आएगा। मैं आपको फील करा दूं कि कैसे ये डिपेंड करता है पाथ पे, कैसे डिपेंड नहीं करता ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए अगर मैं ऐसा सपोज करूं कि मेरे पास एक टेबल है और टेबल थोड़ी मैंने बड़ी सी टेबल बना ली ऐसा, और इस टेबल पे कुछ थोड़ा सा मैंने ऐसा कर लिया, आपको समझ में आ जाएगी ये टेबल कैसी होगी। इस टेबल पे कुछ करना नहीं है। अब क्या हुआ, मैं यहाँ पर एक स्क्वायर फॉर्म कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, एक स्क्वायर फॉर्म कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की साइड सारी सेम है। क्या है, सबका डिस्प्लेसमेंट एस 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 है। क्लियर हो गया। हमें क्या करना है, एक बॉडी को यहाँ से यहाँ ले जाना है, फिर यहाँ ले जाना है और फिर यहाँ ले जाना है और देखना है कि बर्डन कितना होगा। ठीक है, बॉडी को ले जाना है। यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है और आपको मालूम है फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। ठीक है, हम बॉडी को ले गए इधर। ठीक है, ये सरफेस पे हो रही बात। मान लीजिए ऐसा कुछ है, मेरे पास ये मार्कर है, सॉरी ये एक आपके हमारे पास डस्टर है। डस्टर की जगह पे मैं क्या ले लेता हूँ, कोई हमारे पास बुक होगी। ठीक है, मैं बुक ले लेता हूँ, फिर बताता हूँ। सपोज करिए मेरे पास क्या है, एक बुक, और इस बुक पे मैं क्या करता हूँ कि मैंने क्या यहाँ पर एक फॉर्म कर लिया स्क्वायर, और उस स्क्वायर पर क्या किया मैंने, बॉडी को मैं ले जाना चाहता हूँ। कहाँ ले जाना चाहता हूँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो जब बॉडी को ले जाऊँगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ गए मेरी बात। बॉडी को मुझे ले जाना है इस प्लेन सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो बॉडी में ले जाऊँगा इधर तो फ्रिक्शन लगेगा इधर। आपको ये बात समझ में आई। ठीक है, देखिए आप क्या करना है, हमने नेमिंग कर दी। हम गए ए, फिर ए बी सी और डी। ज़रा देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या काम करेगा, अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और वो होगा F। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा वर्क डन। क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इन A to B। हम A to B की बात कर रहे हैं। A to B में हम फ्रिक्शन को काउंट करने जा रहे हैं। क्या होगा जरा देखिए, WAB ये होगा, फ्रिक्शन पीछे लगता है, फ्रिक्शन का फोर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ये हो गया FS cos 180 आएगा, cos 180 आएगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, अगर बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों में एंगल कितना हुआ, हो गया 180। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट S है, फोर्स F है, तो आंसर कितना आया यहाँ से, ये आ गया -FS। क्लियर। सिमिलरली WBC जरा देखिए, BC भी क्या होगा, फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो ये आएगा कितना, FS। फिर FS cos 180 होगा, और जैसे ही cos 180 होगा तो आप समझ गए कि -FS आएगा। फिर देखोगे WCD देखोगे, CD में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा और फोर्स बैक साइड लग रहा है अपोजिट टू द मोशन, तो यहाँ से कितना आया, -FS आ गया। फिर ज़रा देखिए यहाँ से यहाँ की बात करिए, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, फोर्स F इधर लग रहा, तो WDA क्या हुआ,
माइनस एफ एस। टोटल वर्डन कितना हुआ जरा देखिए, टोटल वर्डन काउंट करोगे तो W इज इक्वल टू होगा WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA, ये बात आएगी। अब जरा सबको ऐड करोगे, माइनस एफ एस माइनस एफ एस माइनस एफ एस माइनस एफ एस, तो ये आया -4 टाइम्स ऑफ एफ एस आ गया। इसका क्या मतलब आया? अभी तक तो आप कहते थे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वर्डन जीरो होता है, यहाँ से चले वापस गए, इधर आए, यहाँ वापस आ गए तो उसी जगह पे आ गए जहाँ से चलना शुरू किया था, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, तो वर्डन जीरो होना चाहिए। बट आज -4 एफ एस आ रहा है, वर्डन कितना आ रहा है? -4 एफ एस। अगर एफ की वैल्यू होती, एस की वैल्यू होती तो कुछ वैल्यू आ जाती, जीरो तो नहीं आता। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम ऐसा बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वर्डन जीरो होगा, ये सेंटेंस रॉन्ग है। इसको करेक्ट करना है। क्या करना है? आपको बताना पड़ेगा वर्डन बाय विच फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वर्डन इज जीरो, बट इन विच केस? इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, वो करेक्ट है। इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इट इज़ नॉट करेक्ट। आई होप अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पर आप बिल्कुल नहीं कहोगे कि वर्क डन जीरो होता है। वर्क डन जीरो होता है बट इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, बट इन नॉन कंजर्वेटिव केस में वर्क डन बिल्कुल जीरो नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास अगर ऐसे फोर्सेस हो जाएं तो हम कैसे जानेंगे, क्योंकि नेम अगर लिखा होगा तो हम समझ गए कि मैग्नेटिक फोर्स है तो फिर क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स है तो क्या होगा। बट ऐसा कुछ भी ना लिखा हो, सिर्फ एक लाइन लिख दी जाए, F इक्वल टू 3YI प्लस 3XJ कैप, बताइए कि कौन सा कंजर्वेटिव है कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है। तो इस कंसेप्ट को भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए इसको। अब हम बात करते हैं कैसे पहचानेंगे कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव होता है। तो पहले मैं आपको मेथड बताता हूँ जिससे आप ये समझ पाओ और आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि दिस वन इज कंजर्वेटिव एंड दिस इज इन नॉन कंजर्वेटिव। ओके, देखिए सपोज मैंने क्या किया, लेट कर लिया, लेट F इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया जाए उसको आप इससे कंपेयर करोगे, ये मान लिया, ठीक है। अब यहां से जरा देखिए, इफ एनी फोर्स इज कंजर्वेटिव, इफ वी से दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव, given force will be conservative। कब कंजर्वेटिव? इफ अगर ये फुलफिल कर दे इन कंडीशन को। कौन सी कंडीशन? कंडीशन मैं बता रहा हूँ, x से y में जाइए, y से z में जाइए और फिर z से x में आइए। अब ये क्या सेंस कन्वे कर रहा है वो देखिए जरा सा। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको सीखना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब, अगर ये डी एफ एक्स अपॉन ये हो गया डी एफ एक्स, तो y के रिस्पेक्ट में है तो डी वाई इक्वल टू क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एफ वाई अपॉन किसके है, इसके रिस्पेक्ट में कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, पहले एफ एक्स लिया, उसको y के रिस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट, फिर y लिया, उसको x के रिस्पेक्ट में किया। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ। y ऊपर रहेगा डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड, क्लियर। इसको लिखूंगा तो क्या होगा, डेल एफ जेड अपॉन डेल y के रिस्पेक्ट में। इसको क्या लिखूंगा मैं, डेल एफ, यहाँ z है तो z किसके रिस्पेक्ट में है, इसको इसके रिस्पेक्ट में करना है तो डेल एक्स इक्वल टू इसके रिस्पेक्ट, इसको करिए डेल एफ एक्स किसके रिस्पेक्ट में, जेड के। अगर ये कंडीशन तीनों फुलफिल हो जाएं किसी भी गिवन फोर्स के लिए, क्या एक कंडीशन मत फुलफिल कराइएगा, एक कंडीशन के फुलफिल होने पर आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव और
नॉन कंजर्वेटिव। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तभी आपको कहना होगा कि दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव, ओके, आर नॉन कंजर्वेटिव। इक्वल आए तो कंजर्वेटिव, नहीं आए तो नॉन कंजर्वेटिव। समझिए, जैसे मैं पहले आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन समझा दूं। कैसे? अगर कहीं ऐसा लिखा है, ठीक है, अगर कहीं ऐसा लिखा है कि f इज इक्वल टू एक्स वाई, क्या लिखा है? एक्स वाई जेड लिखा है। अगर मैं कहूँ इसका आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए x के रिस्पेक्ट में, किस में करिए? x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? आप लिखोगे इसको डेल f अपॉन डेल x। x के रिस्पेक्ट में करने का क्या मतलब हुआ? सिंपल सा मतलब है कि x के अलावा जो भी वैल्यू दी होंगी वो हो जाएंगी कांस्टेंट। क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट। तो y और z कांस्टेंट हो गए तो बाहर निकाल लीजिए, x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। अगर मैं बोलूँ df बाई dy करिए तो y का तो करोगे लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें होंगी एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगी। मतलब यहाँ से x और z कांस्टेंट हो गए और y का हो जाएगा 1। थोड़ा सा और समझते हैं भी, इसी को हम लोग df बाई dz भी कह सकते हैं। और d बाई dz अगर निकालते तो यहाँ से क्या आता? x y कांस्टेंट हो जाता और z का हो जाता 1। थोड़ा सा और डीप में जाएं, अगर ऐसा कह लें क्या कि f अगर ऐसा गिवन होता, कैसा? एक्स स्क्वायर वाई होता है और मैं कहता इसको डिफ्रेंशिएट किए, पार्शली डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखते हैं आप? डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो x के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या कांस्टेंट होगा वो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट। तो देखिए जरा यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? x के रिस्पेक्ट में करना है तो y कांस्टेंट हो गया और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो आपको अच्छे से मालूम है। क्या? x की पावर n का फॉर्मूला होगा d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n। n आगे आता है, x की पावर में 1 कम हो जाता है, मतलब इसको आप लिखोगे 2x। तो इस तरह से आपको करना है। हो सकता है एक्स स्क्वायर वाई जेड होता तो y और z बाहर आ जाता, x का कर लेते। तो इस तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को लेकर के, फिर इसको लेकर के, फिर इसको लेकर के कि कौन सा कंजर्वेटिव है और कौन सा कंजर्वेटिव नहीं है, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ओके, देखिए आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये वाला x और y में है, ये y z में है और ये z x में है, सिर्फ इतनी। चलिए इसको भी मैं हटा देता हूँ। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए किसी भी फोर्स को कंजर्वेटिव बोलने के लिए। देखिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहले ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड। मैं आपको पहले थर्ड से क्लियर करता हूँ। देखिए थर्ड क्या है? थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा f इज इक्वल टू दिया गया है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका तो सिंपल सा मीनिंग है, पहले कंपेयर करिए। मैंने क्या बोला? फर्स्टली यू कंपेयर इट, कंपेयर इट। क्या करोगे? कंपेयर f वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। पहले आप कंपेयर करोगे, जैसे ही कंपेयर करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कितनी? एफ एक्स की वैल्यू मिल गई 1, एफ वाई की वैल्यू मिल गई 1, एफ जेड की वैल्यू मिल गई 1, ठीक है। फिर आपको ये सारी चीज़ें निकालनी है। ज़रा देखिए अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है डेल एफ अपॉन डेल एफ एक्स अपॉन वाई। क्लियर? डेल एफ एक्स अपॉन वाई मतलब एफ एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो वहाँ वाई तो है नहीं, देखिए यहाँ पर वाई तो है नहीं, ये ऐसा आ गया डेल बाई डी वाई, यहाँ आ गया 1। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, वाई होता तो 1 होता लेकिन एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसको ज़रा करिए डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ से क्या आएगा? डेल बाई डेल एक्स और एफ वाई की वैल्यू कितनी? 1। फिर देखा आपने 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। समझिए अगर यहाँ डी एक्स डेल एक्स है, यहाँ x होता तब तो होता, लेकिन अगर कोई दूसरी चीज़ है, कांस्टेंट है, अगर यहाँ कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन
जीरो ही होगा। मान लीजिए कि ऐसा मैं पूछूं आपसे, एक तो टर्म ये कर लिया आपने, ये टर्म कंप्लीट हो गया, दोनों की वैल्यू सेम आ रही, क्लियर। अब जरा इसकी बात करिए, किसकी, यहाँ से मैं लिख सकता था दैट इज़ जो डेल एफ एक्स की वैल्यू थी डेल वाई के रिस्पेक्ट में, और जो डेल एफ वाई था डेल एक्स के रिस्पेक्ट में, ये करेक्ट है, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। इक्वल टू कितना आया है, 0 आया है। अब जरा देखिए आगे की कंडीशन होल्ड कराइए, अगर ये भी आ गई तो ये फोर्स कंजर्वेटिव हो जाएगा। देखिए जरा सा क्या आएगा, जरा इसका देखिए, यहाँ से डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड, तो डेल बाई डेल जेड किसका, वाई का, वाई की वैल्यू कितनी 1, तो 1 का अगर जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आने वाला है, सिंपल सा 0 आएगा। क्यों, क्योंकि हम करने वाले थे किसका, हम करने वाले थे यहाँ पर 1 का, अगर 1 देखिए यहाँ 1 है, 1 को डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो जेड से तो डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या आया, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ है एफ वाई की वैल्यू देखिए जरा सा 1, तो 1 का करोगे तो 0, फिर जरा इसको देखिए डेल एफ क्या है जेड अपॉन ये है डेल वाई, ठीक। अब जरा डेल अपॉन डेल वाई और एफ जेड की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 को डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू डेल वाई तो भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब आपको क्या करना है, इस कंडीशन पे चलना है। इस कंडीशन के लिए क्या आएगा, जरा देखिए यहाँ से डेल एफ जेड अपॉन डेल एक्स, तो डेल अपॉन डेल एक्स एफ जेड की वैल्यू 1, तो 1 को डिफ्रेंशिएट करना है, पार्सली डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये भी 0 दे देगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक्स वाई जेड है, ठीक है, लेकिन अगर एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करो जेड के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, एक्स वाई कांस्टेंट हुआ, कोई नंबर बचेगा, नंबर का जेड में डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 आ जाएगा। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ये था, ये है f इज इक्वल टू एक्स वाई, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, जेड में, तो अगर f डेल एफ अपॉन डेल जेड लिख दें तो यहाँ तो जेड है ही नहीं जेड, इसका मतलब ये तो हुआ कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ कोई नंबर होगा 1, क्या होगा, नंबर होगा 1, तो कांस्टेंट बाहर आया, डी बाई डेल जेड 1 का करेंगे, और 1 का जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा 0, तो एक्स वाई का जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ऑलरेडी 0 आ जाएगा। इस चीज़ को आपको समझना है। तो देखिए एक टर्म आपने ये कर दिया, सिमिलरली इसका जरा देखिए, इसका कितना आया, डेल एफ एक्स अपॉन डेल जेड, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू है 1, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन जेड के रिस्पेक्ट में ये हो गया 0। इसका मतलब ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, जो यहाँ पे लिखी हुई हैं वो फुलफिल्ड हो रही हैं। इसका मतलब क्या होगा कि वर्क डन यहाँ पे सबका देख रहे हो कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये फुलफिल हो रही है और ये फुलफिल हो रही है। इसका मतलब द गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव, हेंस गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव। हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो वीडियो को पॉज करिए, फिर दोबारा से देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिफ्रेंसिएशन का पार्ट बहुत स्ट्रांग है। आपको समझना है कि पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, पार्शियल का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है, उसका तो करोगे, बाकी का कांस्टेंट एज्यूम करोगे। एक्स वाई जेड है तो जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स वाई कांस्टेंट बाहर आ गया, जेड का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1 आएगा। अगर एक्स वाई को जेड में करोगे तो क्या होगा, मैंने अभी लिखा था एक्स वाई बाहर आया, नंबर बचेगा, नंबर का डिफ्रेंसिएशन जेड के रिस्पेक्ट में 0। तो ये माइंड में आपको स्टोर करना है और इस तरह की प्रॉब्लम को देखना है। अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट की। जरा फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में इसको मैं रब कर देता हूँ और कंडीशन आपको फिर यही फुलफिल करानी है। जरा फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया जा रहा है
उस क्वेश्चन में है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया गया है 3y प्लस 3x आ गया। यहाँ से कंपेयर करोगे तो ये आ गया fx की वैल्यू कितनी, इसको कंपेयर करिए, f इक्वल टू fx i प्लस fy j प्लस fz k fz का टर्म ही नहीं है, अच्छा हुआ। तो fx की वैल्यू कितनी आई 3y, इसकी वैल्यू कितनी आई fy की वैल्यू 3x, fz की वैल्यू 0 हो गई। बहुत आसान। अब क्या करना है, अब आपको सिर्फ ये निकालना है, ध्यान रखिए। पहला क्या है, पहला ये है डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, समझिए। एफ एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, किसका, डेल अपॉन डेल वाई। एफ एक्स की वैल्यू कितनी 3y, जरा देखिए नीचे y यहाँ भी y, अब समझ बात आ रही होगी। यहाँ y होगा, 3 बाहर कर लीजिए, y का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1, तो ये 3 हो गया। जरा देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आएगा डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स। अब जरा देखिए कितनी 3x, 3 बाहर आया, x का डिफ्रेंशिएशन dx, x का डिफ्रेंशिएशन करिए x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, तो ये आ गया। मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई। जरा इसके बारे में बात करिए सेकंड के लिए क्या आएगा, जरा डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड, ठीक है। डेल जेड y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है आपके पास 3x, डेल अपॉन डेल जेड, और y की वैल्यू 3x। देखिए यहाँ x में है, डिफ्रेंशिएट करना है पार्सली z के रिस्पेक्ट में, है x करना है z के रिस्पेक्ट में, तो कहाँ होगा 0 आ जाएगा। बात समझे मेरी, कि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, ये बाहर आएगा, z के रिस्पेक्ट में करना है, तो z तो नीचे है पर यहाँ z नहीं है, तो इसका मतलब 0 हो गया। दूसरा देखिए इसी में डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डेल बाई डेल वाई होगा, और एफ जेड की वैल्यू कितनी 0, यही 0 है तो पूरा का पूरा 0 हो गया। इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी होल्ड हो गई। अब थर्ड कंडीशन की बात करिए, थर्ड में क्या आने वाला है, थर्ड में आने वाला है एफ जेड अपॉन डेल एक्स, और डेल अपॉन डेल एक्स, ये ऑलरेडी एफ जेड 0 है। यहाँ से जब एफ जेड 0 ही है तो यहाँ का रिजल्ट तो 0 आने वाला है। अब मुझे क्या बात करनी है इसकी, इसका मतलब ये हो गया डेल एफ एक्स अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी 3y। फिर आप समझिए, यहाँ समझने की बहुत ज़रूरत है, क्या कि ये है y में और करना है डिफ्रेंशिएट z में, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है z में, कि ये मैच नहीं कर रहा। जब मैच नहीं करता है तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0। डिफ्रेंशिएशन तो तभी हो सकता है पार्शियली जब नीचे जो चीज़ दी जाए x के में, तो ऊपर भी x का टर्म होना चाहिए, अदरवाइज रिमेनिंग टर्म तो कांस्टेंट होंगे, बचेगा वहाँ 1, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है, मतलब कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन। तो आप देख पा रहे हो कि ये वाली भी कंडीशन फुलफिल हो रही, ये भी हो रही, ये भी हो रही। ये बिल्कुल मत समझना कि इन दोनों की वैल्यू 3 आई तो इन, और यहाँ 3 नहीं आ रहा तो ये नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा, नहीं, ये आपस में इक्वल होने चाहिए। इनकी वैल्यू क्या है डजंट मैटर, वैल्यू क्या है डजंट मैटर, बट आपस में ये इक्वल है तो फिर ये कंजर्वेटिव बन जाता है। अगर नहीं होता ऐसा तो नॉन कंजर्वेटिव बन जाता है। क्या बन जाता, नॉन कंजर्वेटिव। द गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव, हेंस गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो ये कंजर्वेटिव आ गया। यहाँ चेक करोगे तो ऐसा आएगा, इस फोर्स को चेक करोगे तो नॉन कंजर्वेटिव आएगा, इसको आप कर लोगे, क्या होगा, ये नॉन कंजर्वेटिव है। मैं लिख देता हूँ, ये नॉन कंजर्वेटिव आएगा। और नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या होगा, देखोगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं आएगी। अगर किसी एक में सेम नहीं आई तो बट क्लियर हो गया, आगे करने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी एक में नहीं आई, आना तो सब में चाहिए सेम, कोई एक कंप्लीट नहीं है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब हो गया नॉन कंजर्वेटिव। ओके, ये आप नोट करिए। एक प्रॉब्लम और हम लेते हैं जिससे नॉन कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिव का खेल आपको समझ में आ जाए।
देखिए अगर ऐसा हो क्वेश्चन में, क्या, इफ फोर्स F इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एक्ट ऑन अ बॉडी, एक्ट on a body and body displaces from 0, 0 to 2, 2, from 0, 0 to 2, 2. Check it. Force is कंजर्वेटिव आर नॉन कंजर्वेटिव। कैसे आप चेक करोगे कि गिवन फोर्सेस कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है? हुआ क्या, एक फोर्स कहीं पे लगा था ऐसे, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। तो हमें तो मालूम है कैसे कि अगर दोनों पाथ से अलग अलग मैं पाथ ले लूँ और वर्डन सेम आ जाए, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर जाए, तो मैं बोल दूंगा कि फिर वो कंजर्वेटिव है, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा रहा होगा, यहाँ 0, 0 है, यहाँ कितना है, यहाँ 2, 0 होगा, क्योंकि ये 2, 2 है, यहाँ पहुँचना है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट हो गया मान लीजिए बी, मान लो सी हो गया, यहाँ पॉइंट है 2, 2। क्लियर? तो वर्डन निकालने का क्या तरीका है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बस। ये हो जाएगा 0, 2। एक तरीका और होता है कि जिससे हम वर्डन निकाल लें और वर्डन के थ्रू समझ जाएं, तो हम इस कंसेप्ट को ना यूज़ करके इस कंसेप्ट के थ्रू जा सकते हैं। कैसा? अगर हम बात करें इधर से जाएं या इधर से जाएं और वर्डन सेम आ जाए, इधर से जाएं और इधर से जाएं वर्डन सेम आ जाए, तो हम कहेंगे कि कंजर्वेटिव है। जरा देखिए, हम पहले वर्डन निकालते हैं, कहाँ से कहाँ हम निकालते हैं, A2 इसका नाम दे देते हैं, ये C हो गया, ये दे देते हैं B, इसको नाम दिया जाता है O, इसको देते हैं A, इसको देते हैं B। देखिए जरा कैसे निकालते हैं वर्डन। वर्डन का मतलब क्या हुआ, अभी तक तो हम लोग जब हमारे पास जो फोर्स है वो कैसा दिया जाए, अगर क्वाड्रेंट के फॉर्म में दिया जाए, कैसा दिया जाए, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। कैसा? कार्टेशियन फॉर्म में है। अगर फोर्स कार्टेशियन फॉर्म में है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी कार्टेशियन फॉर्म में होना चाहिए। सॉल्यूशन देखिए, फोर्स आपके पास है F इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे कैप। क्लियर? जे कैप। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, जैसे R इक्वल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो डी आर जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको ले सकते हैं डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। ऐसा हम ले सकते हैं किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। लिख दिया मैंने। अब लिखने के बाद मुझे क्या बताना है कि जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन है वो कैसा होता है। वर्क डन को हम लोग W इज इक्वल टू लिखते हैं कहाँ से कहाँ, जो आपको वैल्यू दी जाएंगी, मतलब पोजीशन दी जाएगी, यहाँ R1 से R2 और यहाँ हो जाएगा F डॉट डी आर वेक्टर। हो गया। ज़रा देखिए इसको वैल्यू पुट करिए, तो W इक्वल टू क्या आता है, ये आता है R1 से R2, यहाँ से कितना निकलेगा F की वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। यहाँ से हम क्या ले सकते थे, इसको ले सकते हैं W इज इक्वल टू, ये आएगा कितना, ये हो गया R1 से R2, यहाँ से क्या मिलेगा जाके, ये मिल जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ऐसा मिल गया। अब हम इसको सेपरेट कर दें तो R में से क्या होगा, R में x और y पोजीशन होती है। R क्या होती है, पोजीशन होती है। पोजीशन में दो वैल्यू होती है, जैसे किसी की वैल्यू, किसी के पोजीशन, ये पोजीशन है तो इसमें क्या है, x भी है y भी है, तो यहाँ से हम x और y चुराएंगे। कहाँ से कहाँ है, हमारा ये है इतने से इतना, तो हम इसको चुराएंगे। किस पाथ में ले जाना है उसको हम देखते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया। अब हम क्वेश्चन को करें कैसे, देखिए यहाँ पर क्या हुआ,
बहुत सावधानी से करना है क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन को हटा लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ से, और इसको भी हटा देता हूँ। चलिए, यहाँ से आप देखोगे तो मुझे लेना है किसमें, O2A। क्या लेना है, O2A। जरा देखिए वर्क डन जो आया O2A, O2A वर्क डन कैसा आ रहा है, O2A जो वर्क डन आएगा O2A में, तो 0 से ये पहली वाली हो जाएगी x में लिमिट, दूसरी हो जाएगी y में लिमिट। तो इसका मतलब क्या आया, इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना है, ये है 0,0 से ये ऊपर गया 2,0 तक, 2,0। यहाँ कितना है x dx प्लस y dy। तो मैंने इसको लिख दिया कितना, पहले x dx लिखा और 0 से 2 आ गया, फिर आया दूसरा 0 से 0, यहाँ क्या रहेगा y dy। जब लिमिट सेम हो जाती है तो वहाँ की जो वैल्यू आएगी वो 0 ही आएगी, उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सॉल्व करोगे, वैल्यू पुट करोगे तो ले दे करके जो इसकी वैल्यू मिलने वाली है वो आपको क्या मिलेगी, इट गेट विल बी 0। इसकी वैल्यू क्या है, 0 आ जाएगी। यहाँ से ज़रा देखोगे, इसका करोगे x² 2 और 0 to 2 लिमिट पुट करोगे तो 1/2 बाहर आया, 2 पुट करोगे तो 4 आएगा -0, आपको यहाँ से 2 जूल मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ यहाँ से यहाँ तक। ज़रा A से C निकालिए, WAC क्या आएगा, WAC में देखोगे तो ये है x की लिमिट, ये है 2 to 2 और y की लिमिट ये, तो क्या आएगा जाके देखिए, आगे है x dx प्लस y dy है। लिमिट किसकी सेम है, ज़रा देखिए, लिमिट सेम है x वाले की 2 से 2 और इसकी कितनी 0 से 2, 0 से 2। जिसकी लिमिट सेम है उसका आंसर क्या होगा, फिर सॉल्व करिए या वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिए, 0 ही आएगा। इसका तो काम खत्म। इसका कितना आंसर आ गया, इसका आएगा जाके y² 2 और लिमिट पुट करोगे 0 से 2 तो 1/2, y की जगह 2 पुट करोगे 4 -0, फिर आपको मिल जाएगा 2। आप देख पा रहे हो 2 जूल आ गया। क्लियर हो गया। आप ज़रा चेक करिए, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं भी हटा देता हूँ। देखिए अब मुझे क्या चाहिए, अब चाहिए O2B। क्या चाहिए, इसका मतलब ये रास्ता आ गया, हेंस जो वर्क डन है OAC का, उसकी जो वैल्यू आई है 2 + 2 कितना 4 जूल। अब मुझे वर्क डन क्या चाहिए, मुझे चाहिए वर्क डन चाहिए 0 to B, 0 to B। तो फार्मूला आपको समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि x dx है प्लस y dy है। अब देखिए ये इसकी वैल्यू क्या है, 0 से 0, 0 से 0, दूसरे वाले की 0 से 2 है। इसका तो काम ख़त्म, इसका तो काम ख़त्म क्योंकि लिमिट सेम आ गई। इसका क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे आप तो आएगा y² 2, लिमिट 0 से 2 तो 1/2 बाहर होगा और 2 पुट करोगे यहाँ तो 4 -0, तो फिर कैंसिल करोगे आएगा 2 जूल। क्लियर। अब ज़रा यहाँ से यहाँ निकालिए, क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास B2C, B2C क्या आएगा, फिर x dx प्लस y dy आएगा। तो y dy में वैल्यू पुट करोगे, क्या कहाँ से कहाँ है ज़रा देखिए, ये है 0 से 2, 0 से 2, दूसरा 2 से 2, तो ये 2 से 2 वाला तो रिजल्ट 0 दे देगा, कोई मतलब नहीं। इसका ज़रा देखिए, इसका कितना आया x² 2, 0 से 2, 1/2 बाहर करोगे तो यहाँ आएगा अंदर x², वैल्यू पुट करिए 0 से 2 तो आएगा 1/2, 4 -0, ले देके आपको 2 मिल गया। कितना मिल गया, 2 जूल। ज़रा देखिए OB की वैल्यू 2 आई, इसकी वैल्यू 2 आई, तो वर्क डन जो आपको मिला, वर्क डन कितना मिल गया, यहाँ से वर्क डन मिल गया WOB प्लस WBC 2 + 2, इसका मतलब 4 जूल। क्या देख रहे हो आप ये देख पा रहे हो यहाँ से कि दोनों ही साइड में, चाहे इधर से इधर जाइए, क्या हो रहा है, आप चाहे इधर से इधर जाइए या इधर से इधर जाइए, दोनों ही कंडीशन में 4 जूल आ रहा है। इसका मतलब ये जो फोर्स है, कौन सा फोर्स, जो दिया गया था F = xi + yj इज कंजर्वेटिव इन नेचर। हेंस फोर्स
एफ इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे कैप इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो कैसे पहचानना है आपको मैंने दो तरीके बताए, एक तो मैंने डिफरेंशियल से बताया, दूसरा क्या है कहाँ से कहाँ तक आप डिस्प्लेस कर रहे हो, फिर वो फिगर बना लीजिए और फिगर के थ्रू भी आप बता सकते हो कि फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। इस तरह के आप क्वेश्चंस कर सकते हो और आराम से ये बताने के आप योग्य हो गए हो कि कैसे पहचाना जाएगा कि कोई भी फोर्स, देखो नाम लिखा होगा तो क्लियर है, क्योंकि नाम के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल्स बोल दिए हैं कि अगर आपके पास क्या मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो आप बोलोगे कंजर्वेटिव है। अगर फ्रिक्शन फोर्स है, टेंशन फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, तो क्या बोलोगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।